सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब आई? ठीक हाँ है। सर। हाँ, तो यथार्थ का बढ़ता दबाव जो है इसकी पहली विशेषता देखते हैं। तो कविता के आध्यात्मिक अनुसंग खत्म होने पर अनुभूति सत्यों पर सहज सरल अभिव्यक्ति हुई। यथार्थ से ज्यादा अनुभूति सत्य। छायावादी काव्य का लक्ष्य जहां जो है पृथ्वी आकाश एक कर दे, वहां उत्तर छायावादी काव्य में क्या था कि मिट्टी की ओर वास्तविकता को दिखाया गया। दूसरी विशेषता क्या है उत्तर छायावादी युग की अंतर्वस्तु है संघर्ष की अभिव्यक्ति। इस साहित्य में युगीन वास्तविकता, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से प्रेरित होकर काव्य में संघर्ष के सीधे चित्रण व्यक्त हुए हैं। राष्ट्रीय संघर्ष ने काव्य में उग्र राष्ट्रीय स्वरों को ध्वनित किया है। तो व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक रूढ़ियों के सीधे नकार और मर्यादाओं की अपेक्षा के रूप में यह संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। इस कविता में संघर्ष और तज्जन्य असफलता से उत्पन्न निराशा, हताशा और अवसाद के भी चित्र मिलते हैं। और अंतर्वस्तु क्या है? हृदय और बुद्धि का द्वंद। क्योंकि जो बदला हुआ यथार्थ था, पुराने आदर्श को पूरी तरह से यथावत स्वीकार कर लेने में जो असमंजस्य उत्पन्न हुआ था, उसका एक लक्ष्य हृदय और बुद्धि के द्वंद के रूप में प्रकट होता है। इस द्वंद की शुरुआत कामायनी में देखा जा सकता है। उत्तर छायावादी कवियों ने प्राय कामायनी के पथ का ही अनुसरण कर हृदय या भावना को बुद्धि या तर्क की पर वरीयता दी है। तो बुद्धि इन्हें अक्सर बेधड़क कर्म पथ पर जाने से बरतती है। इसलिए मानव धर्म दर्शनों से अधिक वरेण्य जान पड़ता है और बुद्धि बल की अपेक्षा रक्त के आवेग से प्रेरित बाहुबल की आवश्यकता जान पड़ती है। विडंबना यह थी कि जिस बदलते यथार्थ के कारण यह प्रवृत्ति आ रही थी, वह यथार्थ स्वयं तर्क और बौद्धिकता प्रेरित आधुनिक ज्ञान के दबाव में निर्मित हो रहा था। हृदय पर बल देना अपनी भावनाओं और नियत की ईमानदारी पर बल देना था। उद्देश्य की जांच बौद्धिक विवेक की मांग करती थी, जिससे ये बचते रहे। हृदय और बुद्धि के द्वंद को हृदयवाद के सरलीकरण से परिभाषित करने के बावजूद ये उस रिक्तता को नहीं भर सके जो कल्पनाशील और राजनीतिक के बीच में दरार पड़ जाने से उत्पन्न हुई थी। सहज और सरल मनुष्य दिखाया जाता है उत्तर छायावादी काव्य में, क्योंकि कविता मनुष्य के भीतरी रूप या सहज सरल मनुष्य की कविता है। ये मनुष्य अपनी हृदय की पुकार सुनता है, रक्त के आवेग का विश्वास करता है, अपनी भावनाओं को छिपाना जानता नहीं है, अपने को सच्चा या बड़ा बताने के लिए छद छद्म नहीं करता, जो बुद्धि के व्यापार है। तर्क जाल में उलझाव इसका पथ नहीं है। वो अपनी प्रवृत्तियों के बहाव के अनुसार आगे बढ़ता है, फिर चाहे वो अग्निपथ क्यों ना हो। और एक अंतर वस्तु क्या है? आवेग, मस्ती और फक्कड़पन। हृदय के आवेग को प्रमुखता देने तथा लक्ष्यों और आदर्शों को बिना किसी द्वंद के स्वीकार कर लेने के कारण जो है उत्तर छायावादी काव्य में एक प्रकार की मस्ती है, फक्कड़पन की प्रवृत्ति मिलती है। और ये मस्ती जीवन व्यापार के प्रवाह के रास्ते के दार्शनिक प्रश्नों को अनदेखी करती है। फलतः काव्य में गंभीरता अनुपस्थित होने लगती है और उसकी भरपाई एक आवेगमयता का संवेग की जाती है। तो उत्तर छायावादी कविता में जो छायावादी कविता ही एक तरह से विकसित होती है और ये विकास विभिन्न धाराओं में होता है। एक तरफ तो छायावादी स्वच्छंदता या रूढ़ी विद्रोह को यथार्थ चेतना का पुष्टतर आधार होता है, जिससे काव्य का वस्तु जगत काफी व्यापक होता है। तो दूसरी तरफ बदली यथार्थ चेतना के अनुरूप नया काव्य विधान नहीं हो पाता है। दरअसल जब तक स्थापित मूल्य आदर्शों को प्रश्न चिन्हित नहीं किया जाता, काव्य के विधान में परिवर्तन नहीं आ सकता। इस समय यथार्थ और आधुनिकता का दबाव एक नीति निरपेक्ष मानवता के काव्य में अभिव्यक्ति दे रहा है, किंतु पुरानी नैतिकता के आदर्शों को अस्वीकार नहीं किया जा रहा था। तो इस दृष्टि से उत्तर छायावादी कविता और नई कविता के बीच की कड़ी है। छायावादी कविता और नई कविता के बीच की कड़ी है उत्तर छायावादी कविता। तो छायावाद युग की जब हम समय सीमा देखते हैं 1936 ईस्वी तक मानी जाती है, तो 1936 ईस्वी में जो प्रमुख छायावादी कवि पंत द्वारा युगांत के प्रकाशन के बाद छायावाद युग एक तरह से अंत हो गया।
यद्यपि छायावादोत्तर काव्य धारा 1930-31 से ही प्रकट होनी शुरू हो गई थी, तो 1936 के बाद ही छायावादी काव्य धारा का विकास अनेक मुखी हुआ। तो आधुनिक हिंदी कविता में कई बार जब हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति भारतेंदु काल से तो आरंभ हो गई थी, परंतु इसका रूप जो है बदल रहा था। द्विवेदी युगीन राष्ट्रीयता अतीत गौरव के बोध से परिचालित थी, तो छायावाद युगीन राष्ट्रीयता विशुद्ध मानव ऐक्य का आदर्श लेकर चली थी। तो हम देखते हैं कि छायावादोत्तर युग में व्यक्तिक प्रेम और तज्जन्य निराशा के गीत छायावाद में ही रचे जाने आरंभ हो गए थे। प्रेम और मस्ती का काव्य है छायावाद काव्य, किंतु इन गीतों का प्रेम नितांत लौकिक धरातल का प्रेम बनकर उत्तर छायावादी काव्य में ही प्रकट हुआ। छायावाद की आदर्श चेतना लौकिक अनुभूति को आध्यात्मिक आभा दे देती थी या फिर उनका दार्शनिकीकरण करती थी, जैसा कि प्रसाद के आंसू जैसे काव्यों में हुआ है। किंतु उत्तर छायावादी कविता मन और शरीर तक ही सीमित रही है। सुंदर के प्रति सहज आकर्षण, उसकी प्राप्ति की आकांक्षा तथा इस प्रयत्न की असफलता से उत्पन्न निराशा का सीधा सा क्रम इन कविताओं में। एक उद्दाम मस्ती या मादकता का आवेग इन कविताओं की विशेषता है। जीवन के अनुभवों की आकुंठ अभिव्यक्ति में जीवन के उद्देश्य या जीवन दृष्टि का प्रश्न इनके सम्मुख प्रधान नहीं है। अपने फक्कड़पन में इन्हें जगत या लोक उपवाद की कोई चिंता नहीं है। ये अपने प्रेम की अभिव्यक्ति में कोई दुराव छिपा नहीं चाहते। तो मस्ती और नशे का खुमार छायावाद उत्तर काव्य में है। सर्वाधिक लोकप्रिय तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला में देखने को मिलता है। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो मस्ती का काव्य, फक्कड़पन। तो हम देखते हैं कि छायावादी व्यक्तिक प्रेम गीतों की इस कविता का एक महत्वपूर्ण अंतर है। वह लौकिक धरातल के प्रेम तथा उससे उत्पन्न उल्लास, मस्ती, मादकता, निराशा, हताशा, कुंठा की कविता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि निराशा और इस धारा में जो निराशा और पराजय का स्वर है, उसका कारण सिर्फ प्रेम की असफलता नहीं, बल्कि जीवन के अन्य संदर्भों से भी जुड़ा है। ये स्वच्छंदतावादी कविता ही है, क्योंकि छायावादी मूल्यों की टकराहट हम देखते हैं कि क्राइसिस और इन कवियों ने उपेक्षा की है। तो उत्तर छायावादी काव्य भाषा क्या थी? छायावादी कवियों ने अपनी अनुभूति अभिव्यक्ति के लिए एक नई काव्य भाषा का निर्माण किया था। इस नई काव्य भाषा के पीछे छायावादी कवियों की एक नई सौंदर्य भी रुचि भी थी। तो खड़ी बोली कविता को कोमल कांत पदावली में समन्वित करने के लिए उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी के प्रभाव ग्रहण किए और खड़ी बोली प्रकृति के अनुरूप ढालकर उसका प्रयोग किया। तो लय छंद क्या थे छायावाद उत्तर काव्य में? छंदों से मुक्ति की प्रेरणा और लय का अनुधावन हिंदी कविता में छायावाद की देन है। छंदों की विविधता और पुराने छंदों का समयानुकूल प्रयोग भी छायावाद की विशेषता है। उत्तर छायावादी कविता में भी छंदों की इस विविधता को अपनाया है और अनेक रमणीय गीतों की रचना की है। पद्धड़िया, मंदयगत तथा मिश्रित छंदों का उदाहरण बच्चन, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा के गीतों। बच्चन ने तो उर्दू की रुबाइयों और गजलों का प्रयोग अपने गीतों में किया है। छायावादी कविताओं में छंद या मुक्त छंद की लय पूर्णतः प्रवाह पूर्ण नहीं है। उसके प्रवाह में कहीं कहीं जोड़ मिलते हैं, परंतु उत्तर छायावादी कवियों की लय का प्रवाह कहीं बाधित नहीं होता है। प्रबंध विधान, कामायनी के उपरांत परंपरागत विधान में प्रबंध काव्य लिखना अप्रासंगिक हो गया है। छायावाद ने प्रबंध कविता को अपनी एक देन लंबी कविता के रूप में भी दी है। उत्तर छायावादी कविता की प्रबंध रचनाएं द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और छायावादी लाक्षणिकता की मध्यभूमि पर भी रचित है। तो उत्तर छायावादी कविता के कुछ प्रमुख कवि हैं। उनके नाम हैं रामधारी सिंह दिनकर सबसे पहले। उत्तर छायावादी कविता के सर्व प्रमुख कवियों में दिनकर है और इनकी कविताओं में जो है वक्तृत्व कला के लिए विख्यात है। ओज प्रधान, राष्ट्रीयता,
सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार इनकी कविताओं का मुख्य स्वर रहा है। तो दिनकर प्रेम की मस्ती के भी गीतकार थे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी काव्यों में हम देखेंगे। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन इस धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। मुख्यतः बच्चन प्रेम और मस्ती के गायक हैं। उमर खयाम की रुबाइयों के अनुवाद, मधुशाला, मधुकलश जैसी रचनाओं की मधुचर्या के कारण इसके काव्य को उपहास बस हालावाद भी कहा जाता है। तो निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर के गीतों में बच्चन प्रेम की निराशा, कुंठा के साथ जगत के बंधन और अपनी निश्चलता के गीत गाते दिखाई पड़ते हैं। योग और भोग के द्वंद्व में जगत की नश्वरता का ज्ञान इन्हें भोग की ओर ही प्रेरित करता है। तो छायावादियों के विपरीत इस पार के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन। इन दोनों की कविताओं में और कवियों में दोनों में काफी समानताएं हैं, क्योंकि छायावाद युग से ही कवि कर्म में ये रत थे। इसके अलावा ये दोनों ही सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए थे। दोनों की कविताओं में राष्ट्रीयता का स्वर प्रबल है, किंतु दोनों ने ही प्रेम और मस्ती के तराने लिखे। माखनलाल चतुर्वेदी और भारतीय आत्मा की जो है रचनाएं, माता, समर्पण, युग चरण, इनकी कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषाएं कविताएं बहुत फेमस है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन की अपलक, क्वाशी, हम बिस्पाई, जन्म की आदि कृतियों की इनकी रचनाएं हैं। नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये भी छायावाद उत्तर कवि हैं। नरेंद्र शर्मा की प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी के फूल, भगवती चरण वर्मा की प्रेम संगीत, मधुकर्ण, मानव, एक दिन। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल, अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, सियाराम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, उदय शंकर भट्ट इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं। तो अगर हम देखते हैं उत्तर छायावादी कविता का सबसे अधिक प्रभाव काव्य भाषा के क्षेत्र में पड़ता है। भाषा की सफाई, संप्रेषणीयता इस कविता की उपलब्धियां हैं। काव्य भाषा को वस्तु जगत और यथार्थ के इस कविता ने सहज ही जोड़ा है। हमने ये देखा कि राष्ट्रीयता और प्रेम या व्यक्तिगत भावनाओं के क्षेत्र में जिस विद्रोह भावना या स्वच्छंदता के पथ पर यह कविता चली, उसने इसे अत्यंत जनप्रिय बनाया। दिनकर, नवीन, बच्चन की कविताएं कई पीढ़ियों तक युवकों के कंठ पर चढ़ रही थी। इन कविताओं का प्रवाह युवा मन को प्रभावित करने के लिए अभी समर्थ है। प्रेम का उद्दाम आवेग, उसकी सहज अकुंठ अभिव्यक्ति या उसकी असफलता की व्यथा जिस सरलता से अभिव्यक्त हुई है, वह आरंभिक तौर से अत्यंत आकर्षक है। तो स्वच्छंदतावाद की इस प्रवृत्ति ने छायावादी आस्था का आवरण ओढ़े रखा, जिसके कारण यह रोमांटिक कविता पश्चिम की तरह किसी अपराध बोध की प्रेरक नहीं बन पाई। इस प्रकार उत्तर छायावादी कविता आगामी नई कविता के लिए भाषा और भावभूमि दोनों ही स्तरों पर जमीन तैयार करती थी। यही इसका ऐतिहासिक दाय भी है। तो उत्तर छायावादी के बाद जो काव्य का जो विकास होता है वो प्रगतिशील साहित्य में हमको देखने को। तो प्रगतिशील साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रगतिशील आंदोलन के उभार के कारण क्या थे और साहित्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रगतिशील साहित्य का उदय किस प्रकार होता है, क्योंकि आधुनिक साहित्य में दूसरा बड़ा बदलाव भाषा और शिल्प के स्तर पर हो रहा है। और भाषा के स्तर पर दो बातें हुई। एक तो कविता के साथ साथ गद्य रचना हो रही थी। लेखकों ने जो है कविता में ब्रज भाषा का त्याग कर खड़ी बोली हिंदी को अपनाना शुरू किया। पहले गद्य की भाषा खड़ी बोली हुआ करती थी, बाद में कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी लिखे जाने लगी। तो साहित्य में जो है कई नई नई विधाओं का लेखन बढ़ा, जिनमें निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचना के अलावा भी कई अन्य गद्य विधाएं शामिल हैं। लेकिन
इस बात पर आपको गौर करना होगा। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के साहित्य की दुनिया में होने वाले परिवर्तन को हम कविता को गद्य में एक सा पाते हैं, लेकिन छायावाद और उत्तर छायावाद की कविता में हम ऐसा नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस समय छायावाद के कवि जिस तरह से कविता कर रहे थे, जिस समय लिख रहे थे, उस समय गद्य छायावादी गद्य साहित्य के रूप में नहीं पहचाना गया था। क्योंकि उत्तर छायावादी कविता की तरह कोई उत्तर छायावादी गद्य नहीं हुआ, सिर्फ कविता में ही परिवर्तन आ रहा है। और इसका कारण क्या है कि ये साहित्य में इतिहासकारों के विचार का मुद्दा हो सकता है। हम यहाँ फिलहाल इस बार पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हम साहित्य से ये कहना चाहते हैं, छायावाद के दौर में गद्य और पद्य में जो भेद उत्पन्न हो गया था, वो प्रगतिशील आंदोलन के समय एक बार फिर मिट गया था। तो साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन सिर्फ कविता का आंदोलन नहीं था, बल्कि अभिव्यक्ति साहित्य की सभी विधाओं में हो रही थी। यही नहीं, ये ऐसा आंदोलन भी था जिसमें साहित्य के इतर कलाओं का, जैसे थिएटर, चित्रकला, संगीत, फिल्म आदि की अभिव्यक्ति हो रही थी। इसके साथ ही ये सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं के साहित्य में एक साथ प्रकाशित हो रहा था। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत गहरा है। आजादी का आंदोलन आधुनिक साहित्य की अब तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रेरित और प्रभावित करता रहा है। लेकिन प्रगतिशील आंदोलन ऐसा आंदोलन भी है जिसे हम विश्वव्यापी कह सकते हैं। यूरोप में फांसीवाद के उभार के विरुद्ध संघर्ष के दौरान इस आंदोलन का जन्म हुआ था, और भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में लेखक और कलाकारों ने इसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से जोड़ दिया। इस आंदोलन के पीछे मार्क्सवादी विचारधारा की शक्ति और सोवियत संघ के निर्माण की ताकत भी लगी। साहित्य के उद्देश्य से लेकर वस्तु और रूप तक के सवालों पर नए तरह की सोच को सामने रखा, और जो उस समय लेखकों और कलाकारों के बीच जीवन बहस के मुद्दे बने। तो प्रगतिशीलता का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? प्रगतिशील साहित्य पर विचार करते हुए इस समस्या पर सबसे पहले आपको विचार करना होगा कि प्रगतिशीलवाद और प्रगतिशील में अंतर क्या है। अंग्रेजी में जिसे प्रोग्रेसिव लिटरेचर कहते हैं, उर्दू में तरक्की पसंद अदब, उसे भी हिंदी में प्रगतिशील साहित्य नाम दिया गया है। तो हिंदी में प्रगतिशील के साथ साथ प्रगतिवाद शब्द भी जो है प्रयोग होता है, और इस संदर्भ का भ्रम प्रगतिशील लेखकों और गैर प्रगतिशील लेखकों दोनों के है। स्थापना के बाद हिंदी उर्दू के ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं के भी अधिकांश लेखक इसके साथ जुड़े, लेकिन इसी कारण ये समझना भी वे सभी एक ही तरह का साहित्य लिख रहे थे, और लेखन के लिए वे इस संगठन से निर्देश प्राप्त करते थे कि अनैतिहासिक तथ्य है। वस्तुतः लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के झंडे तले इसलिए इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि इन्हें यह महसूस हो रहा था कि देश को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने के लिए और दुनिया को फांसीवाद के खतरे से बचाने के लिए उन्हें ही उसी तरह संगठित होना चाहिए जिस तरह मजदूर, किसान और विद्यार्थी एकत्रित हो रहे। तो प्रगतिवादी साहित्य चिंतन जैसे मार्क्सवाद सिर्फ जो है सामाजिक रूपांतर का दर्शन ही नहीं बल्कि साहित्य और कला के चिंतन में भी गहरे रूप से प्रभावित किया गया है। मार्क्स और एंगेल्स को इतना अवसर नहीं मिला था कि वे साहित्य और कला पर लिखते हैं, लेकिन समय समय पर उन्होंने जो टिप्पणियां या पत्र लिखे उससे मार्क्सवादी साहित्य चिंतन आधारशिला निर्मित करने में मदद मिलती है। तो प्रेमचंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। उस समय उन्होंने क्या कहा कि
साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, बल्कि उनके अनुसार हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाई नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो प्रेमचंद ने इसी व्याख्यान में कहा था कि साहित्यकार और कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो कहा कि वे सभी तरह के साहित्य का समर्थन नहीं करते, वे सिर्फ उस साहित्य को श्रेष्ठ कर मानते हैं जो हमें सुलाए नहीं बल्कि जगाए। वही मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य और समाज के अंतः संबंधों को समझने के लिए आधार और अधिरचना के संबंधों को समझना होगा। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना को निर्धारित करता है। इस बात को व्याख्यात करते हुए मार्क्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा था कि अपने जीवन में सामाजिक उत्पादन में मनुष्य जो है ऐसे निश्चित संबंधों में बनते हैं जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा में स्वतंत्र होते हैं। तो प्रगतिवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, उसके प्रगतिशील साहित्य के उदय और विकास के कारणों को समझने के लिए उसे समझना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि प्रगतिवादी सांस्कृतिक आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, और ये एक तरह से अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, क्योंकि 1930 के बाद की परिस्थितियों का परिणाम ही है ये। तो इसको हम समझ सकते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति क्या थी कि सन 1917 में रूस कामयाब हो गया था। बोल्शेविक क्रांति ने विश्व में एक नए युग का सूत्रपात किया, और ये क्रांति जहां एक और दुनिया के समाजवादी चरण में प्रवेश की घोषणा की थी, वहीं दूसरी ओर इसने पूंजीवाद के पतन की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भयंकर संकट के दौर से गुजर रही थी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई के अनुसार इस संकट ने साम्राज्यवादियों के बीच, साम्राज्यवादी राज्यों और पराधीन देशों के बीच, किसानों और जमींदारों के बीच, संक्षेप में पूंजीवाद में निहित सारे अंतर्विरोधों को बढ़ा दिया है। तो फांसीवाद का उदय विश्व महानता के लिए खतरा था। पहले इटली के मुसोलिनी के बाद में जर्मनी में हिटलर द्वारा सत्ता पर कब्जा होने के कारण दुनिया में ये युद्ध का भयंकर खतरा मंडराने लगा था। पहले इटली और बाद में जर्मनी ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला किए, फिर उन पर अधिकार कर लिया। हिटलर ने अपने ही देश के अल्पसंख्यक यहूदियों को बेतहाशा जुल्म ढाए और उनके सारे मानवाधिकार छीन लिए। तो दुनिया भर में यूरोप में जैसे फांसीवाद के बढ़ते खतरे के कारण फांसीवादी विरोधी जन आंदोलन में जो है बढ़ोतरी हुई। दुनिया भर के लेखकों ने फांसीवाद के खिलाफ संगठित होने और उसका विरोध करने का आह्वान किया। तो 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फिर एक बार पूरा यूरोप जो है युद्ध की चपेट में आ गया। ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा के साथ साथ बिना भारतीय नेताओं के सलाह मशवरा किए हुए भारत को भी उसमें शामिल होने के लिए घोषणा कर डाली। तो 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर भी हमला बोल दिया था। इससे पहले तक युद्ध साम्राज्यवाद और फांसीवाद के बाद बीच था, लेकिन सोवियत संघ पर हमले के बाद फांसीवाद और जनवाद के बीच जो है युद्ध का माहौल, युद्ध जो बदल गया,
जापान द्वारा अमेरिका के बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ये दुनिया का एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम का प्रयोग किया। लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। लाखों लोग जीवन भर के लिए लाइलाज बीमारियों के ग्रस्त हो गए। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और बाद की स्थितियों की समस्या करते हुए ए आर देसाई ने लिखा है कि युद्ध के लिए युद्धोत्तर काल के वर्ष गतिशील घटनाओं से भरे हैं। इस काल के वर्षों के इतिहास में इतिहास के दशक समाहित थे। अनेक देशों के समाजों के आर्थिक आधार उनकी सामाजिक अधिरचना पर जोरदार बदलाव आए। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद समाजवाद और साम्राज्यवाद के बीच संघर्ष बढ़ता गया। साम्राज्यवादी ताकतें अमेरिकी नेतृत्व में सोवियत संघ के खिलाफ जो है युद्धान्मादी प्रचार में जुट गई। तो इसने शीत युद्ध का माहौल बना दिया। इसका असर भारत पे भी पड़ा। 1947 की जो है आजादी हासिल कर चुका था भारत। इसने लेखकों और बुद्धिजीवियों की जो है उस एकता पर भी असर डाला जो फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष के दौरान निर्मित हुई थी। तो इस समय की ये तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति थी। राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी थी? अठारह के संघर्ष में पराजय के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता का संघर्ष दूसरे दौर में प्रवेश कर गया। अब इस संघर्ष का अगुवा वह मध्य वर्ग था जो तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण उभर रहा था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने उसे इस संघर्ष के लिए एक मंच प्रदान किया। हालांकि कांग्रेस ने अपने संघर्ष की शुरुआत भारतीयों के लिए अधिक अधिकारों की मांग से की थी, लेकिन यह संघर्ष 20वीं सदी में तेज होने लगा और भारतीयों के लिए स्वायत्त अधिकार और फिर पूर्ण आजादी में बदल गया। गांधी और नेहरू के नेतृत्व में जो आंदोलन तेज हो रहा था, धीरे धीरे किसान और मजदूर में भी शामिल हो गया था। 1930 के दशक में कांग्रेस के सुधारवादी नेतृत्व में जो है कांग्रेस के वामपंथियों को कांग्रेस सोशलिस्ट मंच की स्थापना की ओर प्रेरित किया। इससे पहले 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और 20वीं सदी के आरंभ में ही मजदूर संगठन बन चुका था, जिस पर चौथे दशक में वामपंथियों का असर बढ़ गया था। इस दशक में किसानों और विद्यार्थियों ने संगठन बनाए और उनके अखिल भारतीय आंदोलन उभर कर सामने आए। कांग्रेस के नेतृत्व पर भी नेहरू और सुभाष जैसे वामपंथी विचार वाले जो है नेताओं का वर्चस्व बढ़ने लगा था। इस तरह आजादी का आंदोलन एक तरह के दौर में प्रवेश कर गया था। इसका असर लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ना स्वाभाविक था। तो ये वो दौर था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम जन संग्राम में बदल गया था और जिसमें मध्यम वर्ग के साथ साथ किसानों और मजदूरों की भागीदारी भी बढ़ गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसानों और मजदूरों की मांगे भी शामिल होने लगी। कांग्रेस को इस बात पर विचार करना पड़ा कि आजादी के बाद भारत किस तरह का होगा। सत्ता जमींदारों और पूंजीपतियों के हाथ में होगी या किसानों और मजदूरों के हाथ में होगी? क्या जमींदारी प्रथा इसी तरह कायम रहेगी या जमीन उनकी होगी जो उसे जोतता है? आजादी के इस दौर में महिलाओं और दलितों के अधिकार का प्रश्न भी उपस्थित हुआ। आजादी के संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही थी। बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित अपने अधिकारों की मांग सामने रख रहा था और इसी तरह 30 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो प्रगतिवादी आंदोलन का इतिहास कैसा है? अप्रैल 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन आयोजित हुआ। इसी अवसर पर जो है भारतीय किसान सभा अधिवेशन भी आयोजित किया गया और यह कोई आकस्मिक घटना तो थी नहीं। जब हम देखते हैं कि लेखक संघ बनाने की आरंभिक प्रयास कैसे किया गया, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पर अगर हम टिप्पणी करते हुए हैं तो रेखा अवस्थी जी ने लिखा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के पहले सृजनात्मक साहित्य को यदि ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सन 1930 के आसपास किसान समस्या और स्वाधीनता का प्रश्न लगभग यथार्थ के संपूर्ण द्वंद्व के साथ अंकित करने की प्रवृत्ति बलवती हो जाती है और हिंदी के मध्यम वर्गीय लेखक का सहसा किसानों के प्रति गहरा लगाव क्यों अनुभव होने लगता है, क्यों अनुभव करने लगे?
तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में अगर हम देखते हैं तो 1933 में जर्मनी में हिटलर के सत्तासीन होने के बाद दुनिया भर के लेखक और बुद्धिजीवी फांसीवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत महसूस करने लगे थे। उस दौर में मैक्सिम गोर्की जैसे लेखकों ने यह सवाल उठाया था कि किस ओर हो तुम। और 1934 में सोवियत संघ में लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद लेखकों को संगठित करने का ऐसा ही एक व्यापक प्रयत्न 1935 में हेनरी बारबूज के नेतृत्व में पेरिस में हुआ। इस अवसर पर संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व लेखक सम्मेलन बुलाया गया। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के प्रयासों से हिंदी और उर्दू प्रगतिशील लेखक ही नहीं जुड़े, बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण आदि के सहयोग का आश्वासन प्राप्त हो गया था। अप्रैल में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तभी वहीं प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना सम्मेलन 9 और 10 अप्रैल को हुआ। तो कांग्रेस अधिवेशन का सभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और प्रगतिशील लेखक संघ का सभापति प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद ने इस सम्मेलन में दिए अपने भाषण में रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, संकीर्ण सौंदर्य दृष्टि और अलंकारवाद पर प्रहार करते हुए साहित्यकारों का आह्वान किया कि वे सक्रिय और जीवित साहित्य की रचना करें। तो प्रगतिवादी आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ और अवसान कैसे होता है। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा सम्मेलन जब 1938 में कलकत्ता में हुआ, तो इसके सभापति रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, हालांकि बीमारी के कारण वे सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने अपना लिखित संदेश भेजा था कि जिसमें उन्होंने लिखा था कि जनता से अलग रहकर हम बिल्कुल अजनबी नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल अजनबी बन जाएंगे। साहित्यकार को मिलजुल कर उन्हें पहचानना है। अगर साहित्य मानवता से तादात्म्य में स्थापित न कर सका, तो वह अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने में विफल रहेगा। तो प्रगतिशील लेखक संघ के विस्तार के साथ लेखकों के व्यापक संयुक्त मोर्चे का सवाल भी उपस्थित हुआ। प्रगतिवादी आंदोलन सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहा। प्रगतिशील लेखक संघ की पहल से 1943 में भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना बंबई में की गई थी। थोड़े ही समय में इप्टा की टोलियां देश के कोने कोने में स्थापित हो गई और उसके बाद फांसीवाद, अकाल और भूखमरी साम्राज्यवादी दमन के विरुद्ध नाटक खेले गए। आजादी के बाद नाटक और सिनेमा ही अधिकांश महत्वपूर्ण हस्तियां इप्टा से ही जुड़ी थी। तो सोवियत संघ पर फांसीवाद हमले के बाद फांसीवाद के विरुद्ध जगह जगह सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो 15 अगस्त 1947 को जब बंटवारा हुआ, भारत आजाद हो गया, तो इसने प्रगतिशील आंदोलन के विकास पर निर्णायक प्रभाव डाला। 1947 में इलाहाबाद में भारतीय प्रगतिशील लेखन का विशाल अधिवेशन हुआ और महापंडित राहुल सांकृत्यायन इसके जो है प्रधान सभापति बनाए गए। और यहाँ पर घोषणा पत्र में कहा गया कि देश के आजाद होने के बावजूद अब भी ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें मौजूद है जो जनता की खुशहाली को छीनना चाहती है। उस समय बनी नेहरू सरकार की राष्ट्रीय सरकार कहकर स्वागत किया गया था। तो प्रगतिशील साहित्य का उदय कैसा हुआ? हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का उदय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ शुरू हुआ और समझना सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिशील साहित्य की रचना उससे पहले भी हुई थी। यदि देखें तो इसकी परंपरा भारतेंदु युग से ही दिखाई देती है। और जब उस दौर के लेखकों ने भक्ति और श्रृंगार परक साहित्य रचने के साथ साथ अपने समय और समाज के ज्यादा बृहत्तर सवालों पर साहित्य लिखना आरंभ किया था। कविता में तो इस रुझान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे हुई, लेकिन गद्य की विधाओं में तो नए सवाल ही प्रमुखता से उभर कर सामने आए थे
और ये प्रवृत्ति लगातार दृढ़ होती गई। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन आदि लेखक जो है कहानी, उपन्यास और नाटक राष्ट्रीय मुक्ति जागरण की भावना से ओतप्रोत साहित्य रच रहे थे। ये प्रगतिशील साहित्य ही था। यदि ये साहित्य नहीं रचा जाता तो हिंदी में प्रगतिशील साहित्य की बुनियाद ही खड़ी नहीं होती। तो जब हम देखते हैं कि प्रेमचंद की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, भैणेश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी उपन्यास में हम देख सकते हैं कि मजदूरों के जीवन पर उस तरह लिखा नहीं जा सका था, क्योंकि जैसा नामवर सिंह का मानना है कि अब भी भारत कृषि प्रधान देश है और प्रगतिवाद के दौर में लेखकों ने कथा साहित्य के मध्य वर्ग के जीवन को ही ज्यादा अभिव्यक्ति दी है। तो अधिकांश प्रगतिशील लेखक इसी वर्ग में आए थे। यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रंगे राघव आदि ने मध्यम वर्ग के जीवन को ही अपने साहित्य का विषय चुना। और मध्य वर्ग के जीवन के इस चित्रण पर टिप्पणी करते हुए नामवर सिंह ने लिखा है कि सन 35 के बाद मध्य वर्ग के जीवन में काफी परिवर्तन हुआ और इन लेखकों ने इसका यथार्थ चित्रण करने का प्रयत्न किया है। सब समय इन्हें सफलता मिल ही गई होगी ये कहना कठिन है। तो प्रगतिशील रचनाकारों ने अपने उपन्यासों और कहानियों में सिर्फ किसान और मजदूरों के जीवन को ही नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि स्त्रियों के जीवन की वेदना को भी चित्रित कर दिया। उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से पेश किया। उनके चित्रण में कई बार मध्यम वर्गीय कुंठाओं की अभिव्यक्ति हो जाती थी, लेकिन वे कई तरह की वर्जनाओं को तोड़ने में कामयाब रहे। प्रगतिशील साहित्य धारा ने जिस एक और क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है वो आलोचना का क्षेत्र है। साहित्य के क्षेत्र में समाहित यथार्थवाद को रचना का आधार बनाने के लिए जबरदस्त मुहिम छोड़ने का काम प्रगतिशील आलोचकों ने किया था। उन्होंने आलोचना को गुण दोष विवेचन से बाहर निकाल कर रखा, साहित्य और सौंदर्य शास्त्र की स्वायत्तता से मुक्त कर सामाजिक सरोकारों से जोड़ा गया। उन्होंने ये भी बताया कि सभी तरह का साहित्य श्रेष्ठकर नहीं होता। वही साहित्य श्रेष्ठ है जिसमें जनता की भावनाओं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति हो, जिसमें उनके जीवन के संघर्ष और भविष्य के सपने चित्रित हो। तो हिंदी प्रगतिशील काव्य परंपरा कैसा है? प्रगतिशील कविता का संबंध समाज के अंतर विरोधों और विकास से है। इसलिए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है, प्रगतिशील कविता में भी परिवर्तन होता है। यही कारण है कि प्रगतिशील कविता हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वह समय के अनुसार बदलती रहती है। 30 के दशक में हिंदी कविता में जो परिवर्तन दिखाई दिए थे, उसने उस सुदृढ़ काव्य आंदोलन को जन्म दिया जिसे बाद में प्रगतिशील कविता के नाम से जाना गया। लेकिन इससे पहले भी हिंदी की कविता परंपरा में प्रगतिशीलता के तत्व दिखाई देते हैं। यदि हम आधुनिक युग के संदर्भ में विचार करें तो प्रगतिशील काव्यधारा की कई विशेषताओं के मूल उत्साह में भारतेंदु युगीन काव्य में दिखाई देने लगते हैं। मसलन राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति इसी युग में प्रकट होने लगी थी। इस प्रकार द्विवेदी युग में न सिर्फ इस भावना का विकास हुआ, बल्कि नवजागरण के प्रभाव के विस्तार के साथ ही ये प्रश्न अधिक तीव्र से उभरने लगा। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी? इस भावना से ऐसे सामाजिक सवालों को कविता का विषय बनाने के लिए प्रेरित किया जो पहले कभी उठाए नहीं गए थे। और प्रगतिवाद से पूर्व सबसे शक्तिशाली काव्यधारा थी छायावाद, और प्रगतिशील भूमिका का प्रगतिशील आलोचकों ने विस्तार से प्रकाश डाला है। तो 1930 के दशक पर आते आते जब स्वाधीनता आंदोलन में किसान मजदूर जनता की भागीदारी बढ़ने लगी थी, तब छायावाद की प्रासंगिकता भी समाप्त होने लगी थी। दूसरे शब्दों में छायावाद का पतन अवश्य भारी हो गया था। छायावाद के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए रामविलास शर्मा जो है लिखते हैं कि सन 34 के आंदोलन की विफलता ने पूंजीवादी नेताशाही की तरफ से जनता के भ्रमों को काफी दूर किया। छायावाद के उत्तर काल में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखने की प्रेरणा लेकर जो कवि सामने आए, उनमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी आदि प्रमुख थे। तो उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रभाव था और जो समाजवादी विचारों के प्रभाव में भी थे। पंत निराला की कविताओं में परिवर्तन के जो है संकेत मिलने लगे। पंत की युगांत, युगवाणी और ग्राम्य के अध्ययन से साम्यवादी प्रभाव में एक नए तरह का समाज बनने का स्वप्न व्यक्त कर रहे थे।
तो हालांकि उनकी कविताओं में सामान्य जन के प्रति सहानुभूति बौद्धिक ही अधिक थी, लेकिन उस समय इसका भी महत्व था। बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा, दिनकर की कविताओं में छायावाद की आध्यात्मिकता और रहस्यात्मकता की बजाय लौकिक जीवन के प्रति गहरा लगाव व्यक्त हो रहा था। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये भाव इस दौर की कविता में जीवन के प्रति गहरे विश्वास को व्यक्त कर रहा था। तो प्रगतिशील कविता में अगर कवियों ने जो विषय वस्तु के महत्व को समझते हुए ये जान लिया था कि कविता सिर्फ जनता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और प्रगतिशील विषयों पर लिखी जाकर ही महान नहीं बनती। यदि कवि की प्रतिबद्धता सच्ची और गहरी है तो वह अपनी बात को साहित्य के माध्यम से प्रभावशाली रूप से कहने के लिए कविता के उपकरणों का प्रयोग भी वैसी ही गहरी प्रतिबद्धता के साथ करेगा। वह अपनी बात कहने के लिए अब तक आजमाए गए काव्य उपकरणों का अनुकरण ही नहीं करेगा, बल्कि नए उपकरणों की खोज भी करेगा। तो एक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का अवसान भले ही 50 के आसपास हो गया हो, लेकिन प्रगतिशील कविता का अवसान कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। प्रयोगवाद नई कविता के दौर पर प्रगतिशील कविता विचार और शिल्प दोनों स्तरों पर अपनी अपनी अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करती रही। अंततः 70 के दशक में एक बार फिर प्रगतिशील और जनवादी कविता व्यक्तिवादी काव्यधारा को पीछे धकेलते हुए स्थापित होने में, अपने वर्चस्व को स्थापित करने में कामयाब रही। तो प्रगतिशील काव्यधारा की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उसको हम देखते हैं। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता प्रगतिवाद काव्यधारा की या प्रगतिशील कविता की पहली जो है प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति। प्रगतिवाद में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति एक प्रमुख विशेषता रही है। ये वो दौर था जब अंग्रेजी राज सत्ता के अधीन था। उसमें मुक्ति का संघर्ष दिन ब दिन तेज होता जा रहा था और इस संघर्ष में जनता के व्यापक हिस्से शामिल होते जा रहे थे। उत्तर छायावादी कविता में देशभक्ति पर अहम मसला हो गया। तो उस समय के कई लेखक स्वयं भी राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। कविता करना, आजादी के लिए संघर्ष में भाग लेना उनकी अलग अलग बातें नहीं थी। छायावाद के दौर में एक ये महत्वपूर्ण बदलाव था। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और बाद में भी प्रगतिवाद से जुड़े जैसे राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, हंसराज आदि कई साहित्यकार जो है राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। दूसरी प्रवृत्ति है वामपंथी विचारधारा और राजनीति का प्रभाव। प्रगतिशील कविता का पर मार्क्सवाद के प्रभाव का कारण सन 1930 के बाद की परिस्थितियां हैं। 1917 में रूस के बोल्शेविक क्रांति और सोवियत संघ के अस्तित्व में आने से दुनिया भर के कलाकारों और बुद्धिजीवियों को प्रवाहित और प्रेरित किया था। सोवियत संघ ने उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को अपना समर्थन दिया और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फांसीवाद पर सोवियत संघ की लाल सेना की निर्णायक जीत ने दुनिया भर की वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के हौसले बुलंद किए। इसका असर भारत के लेखकों और बुद्धिजीवियों पर भी पड़ना स्वाभाविक था। तो मैथिली शरण गुप्त से लेकर सुमित्रा नंदन पंत ने मार्क्स और मार्क्सवाद के प्रति कविताओं के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव का इजहार किया। अगली विशेषता है शोषित उत्पीड़ित जनता का जो है जुड़ाव। प्रगतिशील कविता में पहली बार किसान, मजदूर के प्रति गहरी सहानुभूति और लगाव की अभिव्यक्ति हुई है। शोषण, उत्पीड़न से मुक्ति और सामूहिक प्रयासों की जरूरत को रेखांकित ही नहीं किया, बल्कि यह भी बताया कि जन क्रांति इसका एकमात्र रास्ता है। मुक्तिबोध ने इस संदर्भ में यह भी प्रश्न उठाया कि मध्य वर्ग को यह तय करना होगा कि वे इस संघर्ष में किस ओर है। प्रगतिशील कविता के दौर में ऐसी बहुत सी कविताएं लिखी गई जिनमें जनता के वेदना की ही अभिव्यक्ति ही नहीं थी, बल्कि उनकी संघर्ष क्षमता को भी वाणी दी गई थी।
कवियों ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया था। तो प्रगतिशील कविता के दौर में ऐसी बहुत सी कविताएं लिखी गई जिनमें जनता के वेदना की ही अभिव्यक्ति ही नहीं थी, बल्कि उनके संघर्ष क्षमता को भी वाणी दी गई। कवियों ने इस बात को खास तौर पर रेखांकित किया था कि एक रचनाकार के लिए मुक्ति का रास्ता जनता के साथ जुड़ने में ही है। नागार्जुन, केदार, शील आदि अपनी कविताओं के माध्यम से जनता की अदम्य मुक्ति आकांक्षा को ही व्यक्त किया। ग्राम्य जीवन के प्रति लगाव। अगली विशेषता है ग्राम। हिंदी के अधिकांश प्रगतिशील कवियों का संबंध गांवों से था, इसलिए वो स्वाभाविक था कि उनकी कविता में ग्राम्य जीवन के चित्रण पर अधिक बल होता। नरेंद्र शर्मा, केदार, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन आदि की कविताओं में ग्राम्य जीवन ही प्रमुखता का यही कारण था कि प्रगतिवाद से पूर्व के काव्य में जो है ग्राम्य जीवन की अभिव्यक्ति आमतौर पर रोमानी किस्म थी, जिसका मूल भाव कुछ इस तरह था, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है। तो प्रगतिशील कविता में गांव के प्रति जो लगाव था वह विशेषता मुख्य रूप से और शोषक सत्ता का विरोध भी करते थे। प्रगतिशील कविता की ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। इसमें पूंजीवादी, सामंतवादी और साम्राज्यवादी शोषक सत्ता का विरोध लगातार दिखाई देता है। जब प्रगतिशील कवि मेहनतकश जनता के समर्थन में खड़े होते हैं और उनका शोषण उत्पीड़न करने वाले वर्गों का विरोध करते हैं, तो जाहिर है कि पूंजीवाद, सामंतवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे। आजादी के पहले प्रगतिशील कविता की मुख्य धारा पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थी, लेकिन आजादी के बाद उनकी धारा सामंतवादी, पूंजीवादी, भारतीय राज सत्ता के खिलाफ हो गई। इसका अर्थ ये नहीं था कि आजादी के पहले प्रगतिवाद ने सामंतवाद का विरोध नहीं किया, न ही इसका मतलब ये कि आजादी के बाद साम्राज्यवाद का विरोध समाप्त हो गया। फिर भी प्रगतिशील साहित्य में तत्कालीन राजसत्ता का विरोध एक मुख्य मुद्दा था। सामंतवाद का विरोध नवजागरण के दौर से ही हिंदी साहित्य का एक ज्वलंत विषय रहा है। तो प्रगतिशील कवियों ने सामंतवाद के साथ साथ पूंजीवादी शोषण के प्रति भी अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। पूंजीवाद के शोषक भारत रूप की विकरालता का चित्रण करते हुए कवियों ने इस बात का आह्वान किया था कि इसका नाश ही इसकी मुक्ति का मार्ग है। अगली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। प्रगतिशील कविता की ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है जिसमें सामाजिक परिवर्तन पर जो है बल दिया गया है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण पर बल दिखाया गया है। समाज में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, नारी मुक्ति का जो प्रश्न है, तो इसके लिए जनता की चेतना को बदलने की भी जरूरत थी। यही कारण है कि प्रगतिशील कविता में इन विषयों पर अत्यंत मार्मिक कविताएं लिखी गई, जिनका मकसद यही था कि जनता में जाति, धर्म, लिंग और भाषा की भिन्नताओं के बावजूद व्यापक एकता कायम हो सके। तो प्रगतिशील कवियों ने ऐसी सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों और बंधनों का भी विरोध किया था। तो प्रगतिशील कविता की ये तो प्रमुख प्रवृत्तियां थी। अब देखते हैं इसकी शिल्पगत विशेषताएं कैसी थी। शिल्प पक्ष की अपेक्षा वस्तु पक्ष को प्रमुखता देते हैं कई आलोचक, ये आरोप लगाते हैं और इसका कारण उनकी कविताएं प्रचारात्मक ज्यादा हो जाती है, उनका कलात्मक मूल्य कम हो जाता है। क्योंकि प्रगतिवाद के आरंभिक दौर में हो सकता है कुछ हद तक सत्य हो, लेकिन आज नकारने के लिए विशेष प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अगर शिल्प देखें तो वहां पर नागार्जुन की कविता में व्यंग का उत्कर्ष नजर आता है, तो मुक्तिबोध की फैंटेसी, कई जो है हिंदी में सानेट जैसे विदेशी छंद, लोक छंद का रूप दे दिया और शमशेर की कविताओं में बिंबों के आगे प्रयोगवादियों के बिंब फीके नजर आने लग गए। तो प्रगतिशील कविता ने हिंदी कविता की भाषा को तत्सम शब्दावली के अभिजात कुहासे से निकालकर आम बोलचाल के नजदीक ला दिया। तो प्रगतिशील साहित्य में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रगतिशीलता को हमने समझा।
इसकी प्रवृत्तियां, इसका शिल्प, इसकी विचारधारा जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रयोगवाद की ओर और नई कविता की ओर। प्रयोगवाद एवं नई कविता। प्रयोगवाद और नई कविता दोनों अर्थ में अपने से पहले कविता से विद्रोह करती हुई कविता है। छायावाद और प्रगतिवाद की बहुत सी मान्यताएं और कसौटियां या तो अमान्य घोषित कर दी गई या फिर संशोधन और परिष्कार के साथ आत्मसात कर लिया है। तो सन 1940 से लेकर 1970 तक के 3 दशक भारत के लिए ही नहीं, विश्व साहित्य के लिए वैचारिक संघर्ष की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण रहे। प्रयोगवाद और नई कविता में कलावाद या कला की ऑटोनॉमी को, कला के स्वायत्त संसार को इस ढंग से जमाने का प्रयास ही कवि मुक्तिबोध की चिंता का विषय बना है। कलावादियों को डर लगता था कि परिवर्तनकारिणी प्रवृत्तियां कहीं नई कविता में न उभरने लगे, इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों की साहित्यिक अभिव्यक्तियों के और अधिक प्रभावशाली एवं सुंदर ढंग से बनने की अगली संभावनाओं के विरोध में उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें कला की स्वायत्त निर्विकल्पता की जो स्थापना की गई और इस प्रकार नई कविता को जीवन के मूल तथ्यों से अलग करने का प्रयत्न किया गया। आधुनिक भाव बोध वाले सिद्धांत जन साधारण के उत्पीड़न के अनुभवों, उग्र विक्षोभों के मूल उद्वेगों का बायकॉट किया गया। लघु मानव वाला सिद्धांत लाकर जनसाधारण की मार्मिक आध्यात्मिक शक्तियों और भव्यताओं से आंखें फेर ली गई। तो प्रयोगवाद, आधुनिक हिंदी कविताओं में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय अशरीरी कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्य बोध और एकांकता के विरोध में हुआ। प्रयोगवाद ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादक से निकलने वाले तार सप्तक से हुआ था। तार सप्तक में विविध विचारधारा के कवि एक साथ एकत्रित हुए। अज्ञेय को छोड़कर ज्यादातर कवि प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे, किंतु प्रयोगवाद नाम इस काव्य प्रवृत्ति के विरोधी द्वारा दिया गया था। प्रयोगवाद के कवियों ने प्रगतिवाद पर दो आरोप साफ तौर पर लगाए। प्रगतिवाद साहित्य का संकीर्णवादी आंदोलन है, जिसमें रचनाकार की स्वतंत्रता का अपहरण किया जाता है, और प्रगतिवाद विषय वस्तु पर अत्यधिक बल देकर विचारधारा की नारेबाजी का फार्मूला अपनाता है। तो इसमें साहित्य की कलात्मकता और रूप विधान भी भयंकर उपेक्षा होती है। तो अज्ञेय ने प्रगतिवाद से असंतुष्ट होकर व्यक्ति स्वातंत्र्य सिद्धांत की स्थापना का अभियान जो है प्रयोगवाद में चलाया। तो प्रगतिशील साहित्य में साहित्योत्तर मूल्य को स्थान मिला था, किंतु प्रयोगवाद साहित्यिक मूल्य को केंद्र में रखकर आगे बढ़ा। तो इसी समय जो है काव्य में प्रयोग को आधार बनाकर एक आंदोलन नकेनवादी या प्रबद्धवादियों ने खड़ा कर दिया था। प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट का हिंदी पर्याय और इसका संबंध विज्ञान के प्रयोग से न होकर आधुनिक चित्रकला से के प्रयोग में है। तो आधुनिक चित्रकला के प्रवर्तक चित्रकार सेजा ने भी अपने चित्रों के प्रयोग कहा कि फिर क्या था कि चित्रकला से ये प्रयोग शब्द साहित्य में आया और चल पड़ा। अन्यथा प्रयोग या प्रयोगवाद का एक एक्सपेरिमेंटलिज्म जैसा कोई समानांतर आधार पश्चिम में भी नहीं है। तो नकेनवादियों ने प्रयोग को जो है काव्य में साध्य और साधन दोनों घोषित किया, लेकिन प्रयोगवाद के काफी पीछे नकेनवाद आंदोलन चला। नकेनवादी काव्य प्रबद्ध द्वादश सूत्री तथा फकीक्का के साथ छपकर आया और अंत में पसपसा के अंतर्गत प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिन जी की कविताओं में घोषित किया गया है। तो हम देखते हैं कि तार सप्तक की भूमिकाएं जो है, भूमिकाओं की वो स्थापनाएं जो विवाद के केंद्र में रही है वो क्या है, क्योंकि विविध नई प्रवृत्तियों को संकेत किया गया। कवि का युग संबंध सदा के लिए बदल गया था। सभी कवि अपने को अपने समय के नए नए ढंग से बांध रहे थे। कुछ के लिए आधुनिक धर्मा होने के आग्रह पहले थे और अपनी मानव धर्म को वह आधुनिकता से अलग नहीं देख सकते थे। तो सृजनशील प्रतिभा का धर्म है कि वे व्यक्तित्व रोकती है। सृष्टियां जितनी भिन्न होती है, सृष्टा उससे कुछ कम विशिष्ट नहीं होती।
बल्कि उनके व्यक्तित्व की विशिष्टताएं ही उनकी रचना में प्रतिबिंबित होती है। तो शिल्पाश्री काव्य पर रीति हावी होती सकती है, वैसे ही मताग्राही पर रीति हावी हो सकती है। सप्तक के कवियों के साथ ऐसा नहीं हुआ। और तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है, सातों एक दूसरे से परिचित है, बिना इसके एक ढंग का सहयोग किसी कैसे होता है, किंतु इससे ये परिणाम न निकल जाए कि कविता के किसी एक स्कूल के कवि हैं या साहित्य जगत के किसी एक गुट अथवा दल के सदस्य या समर्थक है। ऐसा होते हुए भी एकत्र संग्रहित है। इसका कारण क्या है? काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। तो प्रयोगवाद और नई कविता के संबंध की पहचान कैसे होगी? क्योंकि नई कविता आंदोलन का जो है प्रयोगवाद से निकट का रिश्ता था, किंतु नई कविता को प्रयोगवाद का पर्याय कैसे मानना, ये गलत है। बहुत से लोग नई कविता की शुरुआत 1943 में अज्ञे के संपादकत्व में निकलने वाले तार सप्तक से मानते हैं। और ऐसे भी विद्वान हैं जो नई कविता का आरंभ सुमित्रानंदन पंत के जो है रूपाभ 1938 में जोड़ते हैं। कुछ एक निराला के काव्य कुकुरमुत्ता से नवीन काव्यों के बीजों में नई कविता का बीज खोजते हैं। और ये भी कहा जाता है कि 1942-43 में पंत, नरेंद्र, केदार, शमशेर कविता की जिस धारा के कवि हैं, तो तार सप्तक उसमें प्रवाह की एक लहर है, नदी का स्थिर द्वीप नहीं है। शायद नई कविता 50 वर्षों में सर्वाधिक विवादास्पद और विचारोत्तेजक साबित हुई है। कविता संबंधी चिंतन के अधिकांश विवाद के केंद्र में किसी न किसी रूप में तार सप्तक ही है। वर्षों तक तार सप्तक के प्रयोग और अन्वेषण पर करारी बहसें हुई है, जिसका इस्तेमाल जो है अज्ञे ने भूमिका में किया था। प्रयोग से प्रयोगवाद नाम चलाया गया और इस नाम पर तूफान खड़ा हो गया। अज्ञे ने बार बार कहा कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है, हम पुराने आचार्य भला कब मानने वाले थे। वास्तविकता यह है कि प्रयोगवाद मानव जीवन के आंतरिक यथार्थ पर बल देने के कारण फ्रायड और जुंग की खोजों की स्थापनाओं की ओर प्रवृत्त होगा। तो प्रयोगवाद को अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा। इसका अर्थ क्या है? इसका संभव उत्तर यही है कि कठिन होते जो है कवि कर्म की समस्या से जूझते हुए संप्रेषणीयता के मार्ग का अन्वेषण यह है कि राह, शब्द, बिंब, प्रतीक, लय बोध से निकाला जा सकता है। इसीलिए ये सभी कवि शिल्प या रूप विधान की ओर बढ़ते हैं और इन कवियों का प्रयोगात्मक वृत्ति से इन तमाम रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष किया जो आधुनिक जीवन की गहन जटिल मन स्थिति अनुभूतियों को मूर्त करने में बाधक हो रही थी। हम देखते हैं कि नई कविता के नामकरण में नए अर्थ का वृत्त क्या होता है। नई कविता इसको क्यों कहा गया? नया यानी क्या? इलाहाबाद में 1954 में नई कविता पत्रिका प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम अज्ञे ने ही इस एक काव्य प्रवृत्ति में नई कविता नाम, आज का भारतीय साहित्य पेज नंबर 403 में अगर देखोगे तो नई कविता नाम देने का अज्ञे ने प्रस्ताव दिया था और ये नाम ही चल निकला संयोगवश नई प्रवृत्ति के लिए ही रूढ़ हो गया। तो नई कविता के प्रकाशन से ये नाम चर्चित होकर पूरे प्रवाह में आ गया। इलाहाबाद के नए रचनाकार और आलोचक धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देवनारायण शाही आलोचना त्रैमासिक के संपादक कुमंडल थे। एक विचार गोष्ठी सभी ने नई सृजनात्मक संवेदना पर पाठकों का ध्यान केंद्रित करते हुए नई कविता पत्रिका निकालने का निर्णय लिया। तो इस तरह से नई कविता के सन 1954 से 1967 तक 8 अंक प्रकाशित हुए, जिसमें अनेक लेखक जो है उनकी रचनाओं में अंश नई कविता में प्रकाशित हुए और जो है पौराणिक मिथक आख्यान के सफल सार्थक प्रयोग की संभावनाओं पर भरोसा किया गया है। तो नई कविता के अंक में इन सबसे नई कविता पर विचार चिंतन का वातावरण बना। तो नई कविता आंदोलन के प्रतिष्ठित करने में अज्ञे की भूमिका अविस्मरणीय है।
सन 1951 में जब दूसरा सप्तक निकला आज्ञा का, दूसरा सप्तक में नई कविता का बेजोड़ दस्तावेज है। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतम माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती मौजूद है। और तीसरा सप्तक जो है 1959 में इसी नई कविता चेतना का विस्तार करता हुआ, जिसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को स्थान मिला। तो तीसरा सप्तक के अंतिम 4 कवियों ने कविता को हर दृष्टि से संपन्न बनाया, लेकिन आरंभ के 3 कवि कृतित्व में निरंतर पिछड़ते गए और नाम मात्र शेष रह गए। तो इनका भाव पक्ष कैसा था? प्रयोगवाद और नई कविता में लगभग सभी कवियों ने जो है प्रेरणा केंद्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहे। अज्ञेय तार सप्तक के प्रति निराला के पास भेजते थे और निराला जी की तत्काल तार सप्तक के सहयोगी कवि रामविलास शर्मा को पत्र लिखते थे। क्या लिखा? कल तार सप्तक संग्रह मिला, अच्छा निकला है। इन रचनाओं का रूप मेरी दृष्टि से निखर रहा है। निराला की प्रसन्नता से अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। प्रगति प्रयोग से फूटती हुई आधुनिक संवेदना की धारा में कहीं न कहीं निराला अपनी विजय देखते हैं, अपनी प्रयोगशीलता की विजय। प्रयोगवाद और नई कविता के भाव बोध को हम इतिहास की इस प्रक्रिया में समझ सकते हैं कि आधुनिक चिंतन में निरंतर बदलता हुआ मनुष्य और समग्र मनुष्य की अवधारणा ही सारे उपक्रम का आधार है। तो प्रश्न ये उठता है कि आधुनिक भाव क्या होता है? आधुनिक भावबोध क्या है? मुक्तिबोध के मत से मैं अपनी खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी से बता सकता हूं कि अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत ये भी आता है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दत्तचित्त हों तथा हम वर्तमान परिस्थिति को सुधारें, नैतिक ह्रास को थामें, उत्पीड़न मनुष्य के साथ एकात्म होकर उसकी मुक्ति की योजना करें। अंततः अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता की ही उसके जीवन जगत की सौंदर्य अनुभूति को शक्ति देती है। तो नई कविता और प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? एक तो विशेषता या प्रवृत्ति है काव्य संबंधी पुरानी अवधारणा में पहला बदलाव आया, क्योंकि नए रचनाकारों ने काव्य से संबंधित पुरानी अवधारणाओं पर असहमति व्यक्त की। अज्ञेय ने कहा, युग परिवर्तन के साथ साथ हमारे रागात्मक संबंध भी बदल गए, जीवन जगत को देखने की दृष्टि में भी बदलाव आया। मूलतः कविता अपनी अनुभूति से पृथक का करने का प्रयत्न है, अपने ही भावों की जो है चेष्टा है। कविता आत्माभिव्यक्ति नहीं है, आत्मा से पलायन है। रोमांटिक भाव विरोध के जो है उपजी गैर रोमांटिक दृष्टि का समर्थन अज्ञेय ने किया। तो लघु मानव दर्शन में नए व्यक्तित्व की खोज, ये बात कई कोणों से उठाकर कही गई कि नई कविता लघु मानव के परिवेश की कविता है। इसलिए ये प्रश्न भी उठा है कि लघु मानव कौन है, क्या है, किस विचारधारा की सोच से उपजा है, क्या ये व्यक्तिवादी मानव है? फिर काव्य की अर्थभूमि का विस्तार और व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल। छायावाद ने अर्थ का संकोच कर दिया था और प्रगतिवाद वाद काव्य जो है विचार के फार्मूले को जो है पूरी तरह से आरोपित करने के कारण समग्र जीवन जगत की चिंताओं से हटकर एकांगी हो गया था। पूरी स्थिति को समझने के बाद प्रयोगवाद और नई कविता ने जो है समग्र मानव को सृजन के केंद्र में स्थापित किया। उनके लिए न कोई विषय वर्जित है, न कोई विषय अछूत है। गली के अंधेरे कोने में खड़े छोटे पौधे का सौंदर्य भी कवि को आकृष्ट कर सकता है और सुंदर और कुरूप पूरा जीवन नई कविता के काव्य विषय का काव्य वस्तु बना हुआ है। अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता। प्रयोगवाद और नई कविता के सृजन में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता का सर्वाधिक ध्यान जो है मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और सर्वेश्वर ने दिया है। ईमानदारी
जो है प्रगतिवादी कवियों ने, नई कविता के कवियों ने संदेह नहीं किया जा सकता। रस के प्रतिमान की अप्रासंगिकता। लगभग सभी नए कवियों ने तनाव, घिराव, आक्रोश, यंत्रणा की कविताएं रची है। इन कविताओं का मूल्यांकन रस के प्रतिमान से नहीं किया जा। क्या कोई अंधा युग या चांद का मुंह टेढ़ा है का मूल्यांकन रस प्रतिमान से कर सकता है? यदि करता है तो ये औनचित्य नहीं होगा। नई कविता हृदय की मूलावस्था नहीं है, हृदय की मुक्तावस्था का पर्याय है। इसलिए तो शुक्ल डॉक्टर नरेंद्र का रस प्रतिमान नई कविता के आस्वाद मूल्यांकन के समर्थ में है। तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का जो है मोह भंग होना, ये भी एक विशेषता है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उल्लास थोड़ा सा समय बीतते ही निराश की काली चादर में लिपटने लगा। नेहरू युग ने जनता की आशाओं आकांक्षाओं को जलाकर राख कर दिया। अमीर और गरीब के बीच खाई और चौड़ी होती गई तथा विदेशी पराधीनता का संकट गहराने लगा। पूरा देश एक एक ऐसी उथल पुथल के दौर से गुजरा था कि जागरूक और संवेदनशील रचनाकार मोह भंग की पीड़ा से कराहने लगा। विश्व स्तर पर साम्राज्यवादी पूंजीवाद के शीत युद्ध की छाया, असीम प्राविधिक विकास और स्थापित व्यवस्था के बढ़ते हुए विराट संवेदनशील अमानवीय तंत्रों की स्वार्थपरता के कारण जो है सर्वग्रास मानव विनाश का खतरा हम देखते हैं। तो प्रयोग परंपरा और आधुनिकता। राहों का अन्वेषी प्रगति प्रयोगशील कवि कविता के प्रयोग का साधन मानते हैं, साध्य नहीं। और इन कवियों का साध्य है नए सत्यों का उद्घाटन और मानव मुक्ति के मार्गों की तलाश। इस क्षेत्र में इन सभी के प्रेरणा स्रोत निरालाची रहे हैं और इन कवियों ने अपनी परंपरा के जो है गतिशील तत्वों को पहचान कर रचना में ढाला तथा रूढ़ी के बासीपन का निषेध किया। इनके लिए परंपरा का अर्थ यदि ऐतिहासिक चेतना रहा है तो दूसरा अर्थ निरंतरता भी है, अर्थात रचना में प्राचीन नमक का नया स्वाद। विसंगति और विडंबना। अचानक गंभीर प्रसंगों के बीच हल्की बात कहकर गंभीरता को एक झटके से तोड़ने की प्रवृत्ति का जो है सप्तकों के कवियों ने एक तकनीक के रूप में व्यापक स्तर पर उपयोग किया। छायावादी कवियों ने निराला ने इसका प्रयोग गंभीर कही जाने वाली कविताओं में किया, जैसे सरोज स्मृति के बीच के पद में फटे विवाई जैसे प्रयोग शोक की एक रसता को तोड़ते हैं। अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी स्वर। प्रगतिवादी और नई कविता के स्वर में अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद का जो है काव्य मुहावरा हावी होता है। ये एक विशेषता है। पश्चिमी संसार को दो विश्व युद्ध ने भीतर से इतना भयाक्रांत कर दिया कि पूरी मनोभूमिका पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और शहरीकरण प्रक्रिया की टेक्नोलॉजी, विज्ञान की गति तथा होड़ एक भयानक समय ला दिया था। तो प्रकृति सौंदर्य पर नई दृष्टि। नए कवियों ने प्रकृति सौंदर्य के प्रति अपना विशेष अनुराग व्यक्त किया है, लेकिन इन सभी कवियों का प्रकृति प्रेम छायावादी प्रकृति प्रेम से तत्वतः भिन्न है। छायावादी कवि प्रकृति में एक विराट सत्ता का संकेत पाता था और मानसिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में भी प्रकृति का पूरा उपयोग करता था। प्रकृति उसके भावों का आलम्ब थी। काव्य रूप कैसा था? इन कवियों ने सभी प्रचलित काव्य रूपों को या तो सुधार दिया या फिर सर्वथा नूतन काव्य रूपों का खुलकर प्रयोग किया है। पुराने प्रबंध काव्य में अखंड कथात्मकता और अखंड रसात्मकता वाले रूढ़ ढांचे को तोड़कर एक नवीन प्रबंध चेतना का विकसित किया। धर्मवीर भारती ने अंधा युग और कुंवर नारायण साय की आत्मजयी पुराने ढंग का प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। उसे काव्य भाषा क्या थी? नए काव्य भाषा जो है, अगर हम देखते हैं प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं में खड़ी बोली की विकास परंपरा पर विचार करते हुए हिंदी नवलेखन तथा भाषा और संवेदना जैसी पुस्तक में नई संवेदना और काव्य भाषा की सृजनात्मकता के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया है। तो खड़ी बोली जन विद्रोह की स्वाधीनता संग्राम में भाषा बनी और छायावाद के कवियों ने उनका भरपूर सृजनात्मक उपयोग किया। तो बिंब और प्रतीक का नयापन देखने को मिलता है, क्योंकि नए कवियों की दृष्टि में बिंब का कितना महत्व है
यह कवि केदारनाथ सिंह के तीसरा सप्तक के वक्तव्य में हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कविता में सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर। बिंब विधान का संबंध जितना काव्य की विषय वस्तु से होता है, उतना ही उसके रूप से भी होता है। विषय को वह मूर्त और ग्राह्य बनाता है, रूप को संक्षिप्त और दीप्त। जाहिर है कि नए कवि के काव्य बिंब को मूल्यांकन के प्रतिमान के रूप में महत्व प्रतिष्ठा दी है। तो प्रयोगवादी कवियों ने हमारे आधुनिक मानव मन की चिंताओं, दुविधाओं और संघर्षों की अनेक मनोदशाओं को बिंब में प्रत्यक्ष किया है। आधुनिक संवेदना के अनेक स्तरों को प्रयोगवादी कविता के विशिष्ट बिंबों ने व्यक्त किया है। छंद और लय। नए कवियों का प्रयोजन छंद शास्त्र का निर्माण नहीं, बल्कि रचनागत कविताओं में छंद का प्रयोग पक्ष लाना था। क्योंकि हाइकू अज्ञे ने बहुत लिखे हैं, पर वे जानते थे कि लय की उपेक्षा करके कविता के प्रभाव को और तीव्रता को बनाए रखना कठिन है। अतः लय शिल्प का महत्वपूर्ण पक्ष है। निष्कर्ष यह है कि नए कवियों ने छंद लय के अनेक नए प्रयोग किए हैं, और मुक्त छंद तो नई कविता का पर्याय ही हो गया है। तो हम देखते हैं कि प्रयोगवाद और नई कविता के विषय में जो हम देखें, प्रयोगवादी कविता के कवियों ने अपने पहले के कवियों से एक अलग प्रकार की मनोभूमि निर्मित की है। तार सप्तक प्रयोगवादी काव्य की मनोभूमि को प्रतिनिधित्व करने वाला काव्य संग्रह है। अज्ञेय कविता को केवल प्रयोग के रूप में प्रस्तावित करना चाहते थे, लेकिन आलोचकों ने उसे प्रयोगवाद बना दिया। किसी भी साहित्यिक धारा की तरह प्रयोगवाद के अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। नकेनवादी उसी अंतर्विरोध का जीवित प्रमाण था। सभी प्रयोगवादी कवि इस बिंदु पर सहमत थे, और वे राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। तो प्रयोगवाद और नई कविता की काव्य प्रवृत्ति अलग अलग है, और काव्य प्रवृत्ति में कुछ कवियों ने गैर रोमांटिक प्रवृत्ति को भी बढ़ाया दिया। कुछ कवियों ने रोमानी प्रवृत्ति को नए अंदाज से भी व्यक्त करने का प्रयास किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विडंबना, घुटन और विसंगति को नई कविता में देखा जा सकता है। अनुभूति और ईमानदारी को प्रामाणिक रूप से रचने का संकल्प नहीं छोड़ा। शिल्प के धरातल पर जितने प्रकार के प्रयोग नई कविता में हुए, शायद ही किसी साहित्यिक आंदोलन में हुए होंगे। तो अब समकालीन कविता की ओर चलते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता तो हमने जाना, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जीवन के हर क्षेत्र में नई नई आशा आकांक्षाओं ने जन्म लिया था। तो समकालीन कविता का स्वरूप कैसा था? समकालीन काव्य सृजन को समकालीन कविता नाम तो दे दिया गया, और ये पर्याप्त या अपर्याप्त नाम प्रचलन में आ गया है। लेकिन आज ये बात उठ रही है कि समकालीन कविता की अंतिम सीमा कब तक है। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का बुनियादी कारण यही है कि काव्य सृजन के भीतर में
तो समकालीन कविता का स्वरूप जो हम देखते हैं, नाम तो दे दिया गया और ये पर्याप्त या अपर्याप्त नाम प्रचलन में आ गए हैं। लेकिन आज ये बात उठ रही है कि समकालीन कविता की अंतिम सीमा कब तक है? और इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न उठने का बुनियादी कारण यही है कि इस काव्य सृजन के भीतर हिंदी कविता की कई काव्य पीढ़ियां सृजन कर्म के में एक साथ सक्रिय दिखाई देती है। और जब हम देखते हैं समकालीन कविता में नई पुरानी तो समकालीन कविता में नई पुरानी पीढ़ी के सभी कवि एक साथ एक स्वर में सत्ता विरोध की कविताएं रचते हैं, जिनमें राजनीतिक विकृतियों से उत्पन्न नरक का गहराई से एहसास कराने वाली चेतना प्रबल है। राजनीतिक सांस्कृतिक चिंताओं पीड़ाओं की चीख पुकार का स्वर इतना तगड़ा है कि काव्य सृजन चीख चिल्लाहट गुर्राहट विद्रोह की अर्थ ध्वनियों को कोलाहलमय सुनाई देता है। यहाँ नई कविता का व्यक्ति स्वातंत्र्य वाला शीत युद्ध की वेदना वाला संसार गायब हो जाता है और पूरी कविता राजनीतिक सांस्कृतिक संकटों के समूचे बोध से भर जाती है। तो वास्तव में समकालीन कविता का भावबोध आक्रोश विक्षोभ और विद्रोही मन स्थितियों से निर्मित हुआ है। मानवीय पीड़ाओं की यातनाओं की निर्भय अभिव्यक्ति के लिए इस भावबोध के अनेक तीखे संघर्ष और विरोधी आघातों को पाटकर अपनी विद्रोह मूलक काव्य सत्ता को स्थापित किया है। कभी अब संकेतों व्यंजनाओं की शिष्टताओं को अंगूठा दिखाकर सीधी धारदार कटघनी भाषा में अंतर्वस्तु को रूप देता है। धूमिल से लेकर अरुण कमल तक युवा कवि तक काव्य का स्वभाव और काव्य संवेदना का स्वरूप बदल गया है। तो नई कविता नए की रूढ़ियों से एक नए काव्य सृजन से मुक्ति का प्रयास है। नई कविता की रूढ़िवादियों से मुक्ति पाने के लिए नई पीढ़ी के कवियों में विशेषकर धूमिल लीलाधर जोगुड़ी राजकमल चौधरी विनोद कुमार शुक्ल केदारनाथ सिंह अशोक वाजपेयी ये काव्य की परिपाटी बद्धता से विद्रोह करते हुए नई काव्य दिशाओं की खोज आरंभ की। तो समकालीन कविता में नई काव्य दिशाओं की खोज विभिन्न लघु पत्रिकाओं और काव्य आंदोलन के माध्यम से आरंभ हुई है। तो नई कविता की स्वीकृत परिपाटी से हटकर ही अस्वीकृत कविता निषेधवादी कविता अकविता पर बहस केंद्रित लघु पत्रिकाओं की जो है बाढ़ सी आ गई है। तो इन्हीं लघु पत्रिकाओं ने विभिन्न काव्य आंदोलन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। आश्चर्यजनक बात यह है कि हिंदी कविता में इतने अधिक काव्य आंदोलनों के प्रस्ताव पहली बार आए। प्रश्न उठता है कि इतनी अधिक संख्या में लघु पत्रिकाओं के प्रकाशन के बुनियादी कारण क्या थे? इसका एक मोटा उत्तर यह भी है कि शिक्षा के प्रसार से युवा पीढ़ी में राजनीतिक आर्थिक और साहित्यिक जागृति आई। नेहरू युग की नीतियों से हताश जनमानस ने मार्क्सवादी लोहियावादी समाजवाद की विचारधारा को व्यापक स्तर पर ग्रहण किया गया और नववामपंथी रुझानों वाले युवक पूंजीवाद व्यक्तिवाद क्षणवाद आदि से चिढ़कर उनसे दूर होते गए। तो समकालीन कविता में राजनीतिक परिदृश्य कैसा था? राजनीति समकालीन कविता अपने गहरे अर्थ में राजनीतिक कविता है। कविता के साथ राजनीति का पुराना रिश्ता है, लेकिन कविता के इस दौर में राजनीति केंद्रीय स्थिति पा जाती है। केंद्रीय स्थिति पाकर राजनीति अपने क्रूर नंगे अमानवीय रूपों में जीवन के हर क्षेत्रों में सक्रिय हुई है। यहाँ तक कि धर्म को राजनीति से भ्रष्ट करने से नहीं रोका गया छोड़ा सकता। आपातकाल की राजनीति ने जनता को तबाह किया। इंदिरा युग की इस करतूत पर नागार्जुन भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवियों ने डटकर लिखा। निरंतर बढ़ती गई भूखमरी गरीबी आम आदमी के आत्मनिर्वासन की प्रक्रिया को तेज कर दिया।
तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, झगड़े, पिछड़े का खतरनाक विभाजन, राजनीति में अपराधीकरण का वर्चस्व, धर्म के राजनीतिकरण से पूरा देश तबाही की ओर बढ़ा। गांधी का स्वदेशी आंदोलन अमेरिकी कर्ज पर चलने वाली सरकारों ने निगल लिया और देश एक नए ढंग से पराधीनता में पुनः फंसने लगा। नकलची, उधारभोगी, उपभोक्तावादी संस्कृति ने सभी मूल्यों को चौपट कर दिया और क्रांति के नाम पर यौन क्रांति का बढ़ावा मिला। तो समकालीनता, तत्कालिकता और परंपरा क्या है? समकालीनता कविता मात्र सांप्रतिक कविता का पर्याय नहीं है। यहाँ समकालीनता का अर्थ है सन 1960 के बाद की कविता। और इस संदर्भ में समकालीन शब्द को समसामयिक के पर्याय के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ लिया जाए तो प्रत्येक समय की कविता अपने समय में समसामयिक रही है। समकालीन कविता अपने समय, समाज और राजनीति के अनेक स्तर पर गहराई से जुड़ी कविता से अलग बात है। और इसी तरह समकालीन से तत्कालिकता का अर्थ भी है कि ग्रहण नहीं किया जा सकता। इधर नागार्जुन, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा की कविताओं में तत्कालिक स्थिति की कविताएं बहुत है और ये हमारे वर्तमान को सीधे प्रसंगों, घटनाओं से जोड़कर सामने लाती है। तो समकालीन कविता में आधुनिकता का अर्थ संदर्भ धूमिल, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी, रघुवीर सहाय से लेकर जो है युवा कवि उदय प्रकाश, अरुण कमल का सृजन कर्म विसाखी है। समकालीन के सभी कवियों ने संस्कृति, स्वतंत्रता, आस्था, शांति, भाषा, जनतंत्र आदि शब्दों की अर्थवत्ता को जाने और इसकी अर्थ विकृति का भांडाफोड़ किया है। तो समकालीन कविता में परिदृश्य में विशालता क्या है? नई कविता के बाद की कविता का जो है समकालीन कविता में एक साथ हिंदी कविता की कई पीढ़ियों के कवि सक्रिय हैं। यह एक विशाल सृजन परिदृश्य है जिसमें अनेक धाराओं का वैचारिक कोलाहल सुनाई देता है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 7वें 8वें दशक के 30 से ज्यादा काव्य आंदोलन प्रस्तावित किए गए, किंतु उनमें से किसी एक को भी केंद्रीय आंदोलन के रूप में महत्व नहीं मिला। जाहिर है कि ये कविता किसी भी तरह के केंद्रवाद का निषेध करती है। किसी भी एक विचारधारा या दल का इस पर वर्चस्व नहीं है। यह एक खुला हुआ जीवन जगत का रचना क्षेत्र है जिसमें कवि अपने जीवन अनुभव के यथार्थ को सृजनात्मकता की नई अंतर्वस्तु का रूप देता है। तो समकालीन काव्य सृजन की मूल प्रवृत्ति या विशेषता क्या क्या है वो देखते हैं। समकालीन कविता में प्राय सभी महत्वपूर्ण कवियों ने समय, समाज की चुनौती से उपजी जो है बौद्धिक चिंताओं का सृजनशीलता से सीधा रिश्ता कायम किया। इन सभी कवियों ने अपनी काव्य संवेदना को इतना धारदार, निर्भय और व्यापक बनाया कि उसमें न केवल राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता पर तेज टिप्पणियां, व्यंग, वक्रोक्तियां, खींच, आक्रोश, गुस्सा, विद्रोह की मुद्राएं हैं, वरन मानवीय सार्थकता के सभी सरोकार सक्रिय हैं। समय और समाज के जटिल यथार्थ को उजागर करने के लिए इन सभी काव्य धाराओं, आंदोलनों, प्रवृत्तियों के कवियों ने अपनी गहरी सामाजिक सांस्कृतिक जागरूकता का एहसास कराया। जीवन जगत के व्यापक प्रश्नों को उठाने के कारण इन काव्य भूमि को अर्थ चेतना का विस्तार हुआ है। समकालीन काव्य की अंतर्वस्तु अत्यंत व्यापक है। इतनी व्यापक है कि पूरे देश की जनता के दुखते कसकते अनुभव इस सृजन में व्याप्त है। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक सभी समस्याएं, प्रश्नानुकूलताओं को इन सभी रचनाकारों ने निर्भव भाव से अभिव्यक्त किया है। तो समकालीन कविता का कथ्य जन संघर्ष की चेतना के अनेक रूप स्तर के सीधे सीधे अभिव्यक्ति देता है। तो प्रगतिवाद जो है नई कविता के कवियों की व्यवस्था का विरोध
की जो प्रवृत्ति इस कविता के विद्रोह विक्षोभ का रूप धारण कर लेती है, तो सन 1960 के बाद की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, काला परिवेश का आपातकाल की प्रवणता, ये सब हम देखने को मिलता है। तो नई कविता मोहभंग की कविता है, पर समकालीन कविता मोहभंग की कविता नहीं है। वो आत्मचित्कार और व्यक्ति के मोहभंग का साहित्य है। नई कविता में ज्यादातर कवियों पर शीत युद्ध के आतंक का छाया है, साथ ही उन पर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति का मानववाद है। लेकिन समकालीन कविता में काल के नए ढंग से नव्य साम्राज्यवाद, नव्य पूंजीवाद, नव्य उपनिवेशवाद, उत्तर आधुनिकतावाद का दबदबा है। समकालीन कविता पर नव मानववाद का लगभग वैचारिक कब्जा है। इधर जिसे नव प्रगतिवाद नाम दिया गया है, उस धारा को रघुवीर सहाय, लीलाधर जगुड़ी, धूमिल आदि न। फलतः समकालीन कविता में अकविता ही क्यों न हो, उसमें आधुनिकतावादी, कलावादी, भाववादी विचारधाराएं पस्त और बेदम है। तो समकालीन कविता में काव्य संवेदना का तनाव ढीला पड़ गया है। तनाव ढीला पड़ने के बाद लगभग समकालीन कविता के सभी आलोचकों ने उठाई है। कविता और राजनीति का घनिष्ठ रिश्ता समकालीन कविता में काफी गर्म है। इतना गर्म कि पिछले 3 दशकों से कविता और राजनीति के संबंध में चर्चा की जा रही है। आलोचकों और कवियों ने इस विषय पर जमकर लेख लिखे हैं। कारण यह है कि आम आदमी जिंदगी को नियंत्रित करने वाली शक्ति के रूप में राजनीतिक सत्ता और प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव संबंधों की अभिव्यक्ति बढ़ गई है। समकालीन कविता रेटारिक से लेकर वैचारिक खुलेपन तक दौड़ लगाती है। कभी कभार वर्णन, स्थिति, विवरण, विस्तार इस कविता की काव्यात्मकता को चौपट करता है। फिर भी जो चीज इस कविता में विशिष्ट दिखाई देती है, वह है संघर्ष की ईमानदारी, यथार्थ की तार तार स्थिति, नाटकीय और फंतासी का अंतर संश्लिष्ट विधान, अनिश्चय, उग्र प्रतिरोध, आतंक, यातना, ये सभी काव्य प्रवृत्ति के रूप में यहाँ सक्रिय है। समकालीन कविता जीवन जगत की जटिलताओं का यंत्रणाओं की कविता है। युवा कविता में आदमी का जो बिंब निर्मित हुआ है, वह अंतर्विरोधों से घिरा है, गुस्से और नफरत से बावजूद असहाय है। समकालीन कविता के सौंदर्य शास्त्र, समाज शास्त्र को आज नए दृष्टिकोण से समझना जरूरी है, क्योंकि ये कविता नारी और प्रकृति दोनों को नई कविता से भिन्न दृष्टि रखकर देखती है। विरोध, विद्रोह, आक्रोश, क्रांति को प्रमुख स्थान देने वाली समकालीन कविता अनास्थावादी दिखाई देने के बावजूद जन सामान्य के अखंड विश्वास की नींव पर टिकी है। शास्त्रवादी कविता तो समकालीन कविता जीवन के आत्मविस्तार और जीवन विवेक के सौंदर्य को खुलेपन से स्वीकार करती है। इसी दृष्टि से इस रचना का यात्रा में निराला बोलते हैं, उगता हुआ सूरज, गीत गाते बच्चे, तूस की आग, खिले कमल, किरण दल, इस सृजन में बहुत मिलते हैं। तो समकालीन कविता में नए पुराने दोनों तरह के कवियों के मन में जो है कई भाव देखने को मिलता है। तो समकालीन काव्य सृजन में लोकतंत्र की असफल, अराजक और जो है दिशाहीन स्थिति के कारण व्यंग की भरमार है। तो समकालीन कविता का शिल्प पक्ष कैसा है? समकालीन कविता परंपरागत शिल्प से छुटकारा पाने का प्रयास मात्र नहीं है, वो पूरा संघर्ष है। शिल्प या टेक्निक की दृष्टि से सृजन कर्म का एक मूल्यवान पक्ष यह है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा चमत्कार रहित सहजता को स्थान देता है और उसमें सघन काव्यात्मक सृजनात्मकता की निष्पत्ति करता है। कविता को प्रासंगिक बनाने के लिए पुरानी तथाकथित काव्यात्मकता से छुटकारा पाने से में ही अपनी भलाई मानता है। कभी वह परंपरागत नियमों के अनुशासनों को चुनौती देकर तोड़ता है, तो कभी काव्य रूप, भाषा, बिंब, प्रतीक, छंद, लय, कथन शैली की भंगिमाओं को चतुर संयोजन देता है। तो काव्य रूप कवियों ने प्रगति के लिरिकल मूड को छोड़कर गद्यात्मक ठोस यथार्थ से भरी नाटकीय कविताओं की काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। प्रबंध काव्य लिखे गए, परंपरागत प्रबंध का ढांचा गायब हो गया। भाषा जो थी जीवन जगत के जटिल यथार्थ का दबदबा में अगर हम देखते हैं समकालीन
कविता में देखने को मिलता है। तो इनके जीवन संघर्ष की रगड़ से फूटी काव्य भाषा और सृजनात्मकता में जीवन संग्राम भरा गद्य भरभरा कर फूटता है। ये काव्य भाषा समाज और मानव के उस रिश्ते को संकेतित करती है जिसमें भाषा का यथार्थ को ही प्रस्तुत नहीं करती, उस छद्म और पाखंड को भी खोल कर रख देती है जिसे अमानवीय स्थिति परिस्थिति ने बढ़ावा दिया है। तो काव्य भाषा को अभिजात्य से पूरी तरह से मुक्त करने का एक जोरदार अभियान धूमिल ने चलाया। व्यंग्यात्मक सपाट बयानी संपन्न सीधी मार करने वाली भाषा, बिच्छू के डंक सी चोट करने वाली भाषा की सृजना ढालकर जो है दम दिया है। तो निराला से लेकर धूमिल तक से लेकर उदय प्रकाश तक भाषा की कृत्रिम अभिजात्य को इस हद तक तोड़ा कि चमरोंधा, डबरे, चौका, पाला लगी मोटर, चुपाई मारो दुल्हीन, अनेक स्थानीय शब्द भाषा रचनात्मक दृष्टि से पैदा हो गए। तो बिंब और प्रतीक में अगर हम देखते हैं तो मिथक तीनों स्थिति मिलकर कोई सृजनात्मक वैशिष्ट्य पैदा नहीं कर सकती। नई कविता ने जो है दमकते खनकते बिंब प्रतीक मिथक दिए थे, उनमें हमारे परंपरा की जातीय स्मृति जीवंतता से धड़कती है और यह जातीय धड़कन समकालीन कविता में जो है मंद हो गई, धीमी नब्ज निश्चय ही किसी की खतरनाक बीमारी का सूचक है। तो समकालीन कविता के सभी कवि अपने अपने बिंब प्रतीक है। सर्वेश्वर ने जंगल, आग, कुआनो, नदी, लोकतंत्र ये सब जो है दिखाया गया बिंब और प्रतीक के रूप में। तो समकालीन कविता में बड़बोलेपन एवं सपाट बयानी की ज्यादातर कविताओं के बिंबो प्रतीकों मिथकों को कमजोर बनाती है। तो छंद समकालीन कविता ने मुक्त छंद की सृजनात्मक संभावनाओं का भी जी भरकर उपयोग किया है। इस मुक्त छंद को हर तरह से छीलकर गद्य में की लय ढाल लिया है। तो इस कविता में गद्य के वाक्यों का छोटा सा बड़ा विस्तार भीतर के वैचारिक तनाव को भाषा की लय में बांधने का सफल प्रयास है। कुछ कवियों ने तुक और गति को भी अपनाया और तुक से अर्थ ध्वनि में बुद्धि को भी। तो हम देखते हैं कि समकालीन कविता के स्वरूप और उसकी प्रवृत्तियों का बारे में हम कविता हम हमारे इतने निकट है कि हम उसका मूल्यांकन संभव नहीं कर पाते। कविता की इस शक्ति को हम पहचान सकते हैं, उसके अर्थ भूमिका विस्तार किया, इसके लिए जीवन जगत का कोई भी क्षेत्र वर्जित नहीं है। किसी पर भी कविता लिखी जा सकती है। राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रों की विद्रूपताओं विकृतियों को व्यंग वक्रोक्ति और सपाट बयानी दोनों ही तरह से अभिव्यक्त किया गया है। और कभी नए कवि की निर्भयता देखने को बनती है। तमाम खोखले मूल्य परंपरा के प्रति उसमें सीधे साधे निषेध का भाव है। ये कविता अस्तित्ववाद, कुंठावाद, भाववाद से मुक्त होकर नव वामपंथी नव्य सांस्कृतिक साम्राज्यवादी आधुनिकता उत्तराधुनिकता दोनों की चालाकी छल कपट पाखंड की उघाड़ती है। तथ्य संवेदना और रूप में ये कविता किसी भी विदेशी आंदोलन या विचारधारा की नकल नहीं है। ये हमारे ही परिवेश की, समाज संस्कृति की, जीवन जगत की स्थिति परिस्थिति से उपजी कविता है। इसमें हमारा देश पूरी तरह से मौजूद है। जन जन की व्यथा कथा का इसमें सच्चा इतिहास है। कविता में ठोस जीवन अनुभव को अभिव्यक्त करने में युवा कवियों के सरलीकरण और सामान्यीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है और काव्य भाषा जातीय स्मृति से कट रही है। यही इस कविता की सीमा है। लेकिन कुल मिलाकर समकालीन कविता आज के हिंदुस्तान के भीतरी बाहरी इतिहास राजनीति का यथार्थ प्रतिबिंब है। तो इस तरह से जो है MLT 6 का यह यूनिट समाप्त होता है। इससे संबंधित जो है प्रश्न जो आते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। से संबंधित प्रश्न आते हैं, कौन से देखते हैं पिछले वर्ष कौन सा क्वेश्चन आया था।
तो आप लोगों को समकालीन कविता, हिंदी कविता, नई कविता, समकालीन कविता, छायावादोत्तर कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी विशेषताएँ, समकालीन कविता की विशेषता, प्रवृत्ति, छायावादोत्तर काव्य की प्रवृत्तियाँ, ये सब आपको ध्यान देना होगा। एक मिनट। कल की कक्षा जो है 6 बजे आप उपस्थित हो जाइए। कल जो है 5 यूनिट है, उसका आज 1 यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी का कथा साहित्य की चर्चा अगर हम करते हैं, तो हिंदी कहानी और उपन्यास के विकास को हम देखते हैं। कल के पाठ्यक्रम की थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि कल का थोड़ा ज़्यादा है और मुझे कम समय में थोड़ा कल समाप्त करना है। इसीलिए हम देखते हैं कि काव्य हमने पढ़ लिया, अब कथा साहित्य को जानना है। हिंदी कहानी की अब तक की विकास यात्रा, हिंदी कहानी के बारे में अगर जानते हैं तो लगभग 100 वर्षों की ऐसी यात्रा है जिसमें जल्दी-जल्दी नए-नए परिवर्तन होते रहे और उसकी विकास गति तीव्र और अपने समय संदर्भों से घनिष्ठ रूप से जुड़ती रही। तो उल्लेखनीय तथ्य यह है कि हिंदी कहानी में बहुत कम समय में एक श्रेष्ठ साहित्यिक विधा का रूप प्राप्त किया है। और इसका प्रमुख कारण यही है, कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा से हिंदी कहानी प्रारंभिक दौर से लड़खड़ाहट और अनगढ़पन से मुक्त कर दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी हिंदी की श्रेष्ठ कहानी होती थी, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से जो है उसे प्रौढ़ बना देती है। तो हिंदी कहानी के विकास को अगर हम देखते हैं तो कुछ भागों में उसने विभक्त किया है। आरंभिक हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी और समकालीन हिंदी कहानी। तो इस तरह से हम विचार करते हैं। तो कल जो है फिर क्लास करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप कुछ भी सुविधाएँ असुविधाएँ हो तो आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। कल की कक्षा में जो है हिंदी कथा साहित्य पर चर्चा करेंगे। आज जो है जो पढ़ाया वो समझ में आया। अगर उससे कुछ आपको डाउट हो तो अगली क्लास में हम उसकी जो है आलोचना करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, रखता हूँ।